हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th विज्ञान का अध्याय जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा कोशिका। यानी कोशिका किसे कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्क की एक पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ जैसी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। यानी ऐसे मान लीजिए कि ये कोई हमारा कॉर्क है और इसके अंदर अनेक छोटे छोटे खंड मिल जाएं, तो इन जो छोटे छोटे खंड दिखाई दे रहे हैं, जैसे ब्लैक से डार्क करूँ मैं, ये मान लें ये एक खंड है, ये दूसरा खंड है, ये तीसरा खंड है आपका, ये कोई चौथा खंड है। तो इस प्रकार जो कॉर्क को देखा रॉबर्ट हुक ने, तो उन्होंने इस प्रकार के कुछ छोटी छोटी संरचनाएं यानी खंड पाए, और जो कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रतीत होते हैं। अब कॉर्क क्या होता है? एक पदार्थ होता है। अच्छा, ठीक है। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक पदार्थ है जो कि वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में, कब? सन 1665 में, रॉबर्ट हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। और जो छोटे छोटे ये प्रकोष्ठ थे, इनको किसके द्वारा देखा? रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से। कब देखा? 1665 में। अब इन्हें नाम क्या दिया? रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को, जो छोटे छोटे खंड दिखाई दिए थे कॉर्क के अंदर, इन प्रकोष्ठों को क्या कहा? कोशिका कहा। क्या नाम दिया? कोशिका। अब कोशिका क्या है? तो कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है। मतलब जो खंड थे मधुमक्खी के छत्ते के समान कॉर्क में दिखाई दे रहे थे, तो उसको नाम दिया था, रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था? कोशिका। अब कोशिका क्या होती है? कोशिका एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा, ठीक है। अतः मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, किसने? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। मतलब रॉबर्ट हुक ने जो खंड दिखाई दिए थे, प्रकोष्ठ दिखाई दिए थे रॉबर्ट हुक को कॉर्क के अंदर, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे थे, वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। इसलिए कहा जाता है, या तो आप कहो मृत कोशिका की खोज, या फिर आप कहो कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब कब की थी? सन 1665 में। इसी बीच आता है कि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, किसने? लीeuwenhoek ने सन 1674 में की थी। मतलब मृत कोशिका की खोज तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। बट जो जीवित कोशिका थी उसकी खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। कब की थी? सन 1674 में, ठीक है। अगर हम कोशिका की परिभाषा की बात करें, तो कोशिका की परिभाषा क्या है कि मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। यानी ये मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, तो वह क्या कहलाती है? कोशिका। इस प्रकार आप मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमें कोई मकान बनवाना है। क्या बनवाना है? कोई मकान बनवाना है, या कोई मकान बनवाना है, कमरा बनवाना है, तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ वस्तु काम में आती है वो होती है ईंट। क्या होती है? ईंट, ठीक है। अब ईंट होती है तो एक एक ईंट जोड़ के पहले एक दीवार बनाई जाती है। इसी प्रकार और एक एक ईंट जोड़ के दूसरी दीवार बनाई जाती है। इसी प्रकार तीसरी दीवार बनाई जाती है। जैसे दिखाई दे रहा है आपको, मैं इसको ब्लैक पेन से डार्क करूँ, मान लीजिए कि पहले ये दीवार बनी ईंटों से, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। मतलब धीरे धीरे करके एक एक ईंट से चारों दीवार बना दी। अब इसके ऊपर ईंटों का, इसको ढकने के लिए ईंटों का उपयोग किया था, ढक दिया मान लीजिए। तो अगर हम बात करें कि इस मकान को सबसे पहले, यानी इस मकान के अंदर जो सबसे छोटी चीज़ है वो कौन सी चीज़, बस चीज़ें काम आ रही है? ईंट। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं जो मकान है उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? ईंट। इसी प्रकार अब मानव शरीर है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो मानव शरीर की जो संरचना था, यानी जो मानव शरीर को संरचना पैदा कर रही है और उसे क्रिया कराने लायक बना रही है, वो वस्तु क्या होती है? कोशिका। तो कोशिका किसे कहते हैं? मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि जो मकान के अंदर ईंट है, अब एक एक ईंट मिलकर क्या बनाती है? दीवार। उसी प्रकार कोशिका मिलकर क्या बनाएगी? ऊतक।
कोशिका कोशिका से मिलकर क्या बनाएगी? ऊतक। और ऊतक ऊतक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? अंग। और अंग अंग आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? अंग तंत्र। और अंग तंत्र तंत्र जैसे श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये तंत्र तंत्र मिलकर क्या बनाएंगे? शरीर। क्या बनाएंगे? शरीर। ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा कोशिका सिद्धांत। कौन सा आता है अगला टॉपिक? कोशिका सिद्धांत। ठीक है। कोशिका सिद्धांत को दो वैज्ञानिकों ने, एम स्लीडन 1838 एवं टी स्वान 1839 ने बताया था। यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? दो वैज्ञानिक थे, एक थे एम स्लीडन जिन्होंने 1838 में उपयोग किया था, और एक थे टी स्वान जिन्होंने क्या उपयोग किया था? 1839 में। और इसके अनुसार इन्होंने क्या बताया कि इसके अनुसार सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। कोशिका सिद्धांत के बारे में किसने बताया? एम स्वान, वो एम स्लीडन 1838 में बताया, टी स्वान 1839 में बताया। ठीक है। जिसके अनुसार क्या होता है कि जो जितने भी पृथ्वी पर पौधे एवं जंतु होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से। ठीक है। उसके बाद आए एक और साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो। कौन है? रुडोल्फ विर्चो ने सन 1855 में, कब? सन 1855 में कोशिका सिद्धांत में परिवर्तन किया और आगे बढ़ाया, और उन्होंने कहा कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। देखो, एम स्लीडन और टी स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था, उन्होंने तो सिर्फ यह बताया था कि जो पौधे और जंतु किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से। लेकिन जो रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट आए थे 1855 में, उन्होंने इस सिद्धांत में थोड़ा सा परिवर्तन करके क्या बताया कि जो कोशिकाएं हैं वो पहली वाली कोशिकाओं से ही, पूर्ववर्ती मतलब पहली वाली कोशिकाओं से ही मिलकर बनी होती हैं। अब उसके बाद आता है हमारा केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में की थी। यानी केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? सन 1831 में। ठीक है। उसके बाद आता है जे.ई. प्रोकिंजे। अगले साइंटिस्ट कौन थे? जे.ई. प्रोकिंजे ने सन 1834 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। यानी 1839 में कोशिका में, जैसे मान लीजिए यह कोई कोशिका है, ठीक है, और इसके अंदर जो द्रव्य स्थित है उसको, अब इस द्रव्य को जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? जे.ई. प्रोकिंजे ने। कब दिया था? 1834 में। ठीक है। उसके बाद है अब जीवों के प्रकार। एक कोश की, पहले कौन से? एक कोश के जीव। यानी वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोश के जीव कहलाते हैं। यानी ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, वे क्या कहलाते हैं? एक कोश के जीव। अब इनमें श्रम विभाजन नहीं होता। एक कोश के जीवों में क्या नहीं होता? श्रम विभाजन। श्रम मतलब काम का विभाजन नहीं होता। यानी जो जितने भी एक कोश के जीवों के अंदर कार्य होंगे वो एक ही कोशिका करेगी। अब उदाहरण बताएं एक कोश के जीवों के, तो अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एवं बैक्टीरिया, ये क्या है? सभी एक कोश के जीव। ठीक है। उसके बाद आता है बहुकोश के जीव। यानी वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। यानी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर, जिन जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वे क्या कहलाते हैं? बहुकोशिक जीव। ठीक है। उदाहरण की बात करें, फंजय यानी कवक, और जंतु और पादप, ये होते हैं आपके बहुकोश के जीव। ठीक है। उसके बाद आते हैं कोशिका अंग। देखो, आप इसको कोशिका अंग के खंड करेंगे तो आपको दिखाई देगा कोशिका प्लस अंग, यानी कोशिकाओं के अंग। यानी कोशिकाओं में कौन कौन से अंग उपस्थित होते हैं? तो वास्तव में प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक यानी अंग होते हैं जिन्हें कोशिका अंग कहते हैं। प्रत्येक कोशिका अंग एक विशेष कार्य करता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थों का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। निष्कासन का मतलब क्या होता है? निकालना, यानी शरीर से बाहर निकालना। ठीक है। उदाहरण जैसे प्लेज्मा झिल्ली, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। केंद्रक, कोशिका द्रव्य, ये क्या है? कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है। अगला अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्लेज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ठीक है। ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। क्या होता है? ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है।
कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। यानी कोशिका झिल्ली को क्या नाम दिया जाता है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, क्योंकि यह कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। यानी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है, कुछ को बाहर, और कुछ को अंदर बाहर जाने ही नहीं देती। मतलब ये चयन करती है पदार्थों का, कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा। इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है। अगला है, किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो निम्न 3 घटनाएं हो सकती हैं। अब मान लो कि कोई जंतु कोशिका है और कोई पादप कोशिका, दोनों में से किसी भी कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो निम्न 3 घटनाएं, यानी कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? चलिए तो घटनाओं को देखते हैं। अब जैसे तनु विलयन, हमने शब्द सुना होगा तनु विलयन। और तनु विलयन में क्या होता है? यानी कोई भी तनु विलयन हो तो उसमें जल क्या होगा? अधिक, और मिलाए गए पदार्थ की मात्रा कम। ठीक है। तनु विलयन का मतलब क्या है? जल अधिक होगा और मिलाए गए पदार्थ की मात्रा कम। ठीक है। इसी प्रकार सांद्र विलयन, तो सांद्र विलयन के अंदर क्या होता है? जल कम होता है और जो हम पदार्थ मिला रहे हैं वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। कभी कभी आपने नाम सुना होगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो उसमें क्या है कि जल कम है जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? ज़्यादा। ठीक है। पहली है कि मान लीजिए कोई कोशिका है। अब कोशिका को मैंने, पहली घटना है, कोई कोशिका है, कोशिका को मैंने कहाँ रखा? तनु विलयन में। अब पराशर विधि द्वारा, ये पराशर क्या होता है? पराशर विधि द्वारा, नहीं बहने का गुण एक तरीके का। पराशर विधि द्वारा कोशिका के जल कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब प्रवेश करेगा तो क्या होगा? कोशिका फूल जाएगी। क्या होगा? कोशिका फूल जाएगी। ठीक है। तो उसके पहला आता है अल्प पराशरी विलयन। क्या है? अल्प पराशरी विलयन, यानी ऐसा विलयन जिसका पराशर दाब कम होता है। यानी मान लीजिए कि आपके पास 2 विलयन है, तो उनमें से ऐसा विलयन जिसका पराशर दाब कम होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्प पराशरी विलयन या अल्प पराशर दाबी विलयन। अल्प का मतलब होता है कम, अल्प का मतलब क्या होता है? कम। यानी ऐसा विलयन जिसका पराशर दाब क्या होता है? कम, उसका बोल अल्प पराशरी विलयन। दूसरा सम पराशरी। देखो सम मतलब समान, सम का मतलब समान। ठीक है। पराशरी मतलब पराशर दाब। क्या? पराशर दाब, यानी ऐसा विलयन जिसका पराशर दाब, यानी ऐसे 2 विलयन जिनके पराशर दाब समान होते हैं वे क्या कहलाते हैं? समपराशरी विलयन। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब कोई कोशिका है, उसको आप, उस कोशिका को आपने, कोशिका है और उस कोशिका को आपने कहाँ रखा? समपराशरी विलयन के अंदर। अब समपराशरी विलयन के अंदर रखेंगे, सम का मतलब दोनों, सम का मतलब होता है समान पराशर, और दोनों का पराशर दाब समान है तो ना तो जल एक, जैसे मान लीजिए 2 कोशिकाएं, अभी दोनों कोशिकाओं का पराशर दाब समान है तो ना तो इस कोशिका का जल इस कोशिका में जाएगा, ना इस कोशिका का जल इस कोशिका में जाएगा, नहीं जाएगा। तो जैसी कोशिका पहले थी वैसी ही बाद में रहेगी। कहने का मतलब कोशिका के आकार में, आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा यदि विलयन कोशिका को आप समपराशरी विलयन में डाल देते हो तो। ठीक है। उसके बाद आता है अति पराशरी विलयन। ठीक है। ऐसे विलयन जिनमें से एक विलयन का पराशर दाब दूसरे की अपेक्षा अधिक होता है। 2 विलयन है, उनमें से दूसरे का एक का दाब अधिक है, पराशर दाब एक का कम है। जिसका अधिक पराशर दाब होता है उसको क्या बोलते हैं? अति पराशरी विलयन। ठीक है। अति पराशर दाबी विलयन। अब होगा क्या? अगर कोशिका को अति पराशर दाबी विलयन में डाल दें तो, कोशिका है अति पराशर दाबी विलयन में डालो तो कोशिका के बाहर का विलयन अधिक सांद्र। अब विलयन अधिक सांद्र मतलब जल कोशिका से बाहर आ जाएगा। जल कोशिका से बाहर आ जाता है तो कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाती है। मतलब कोशिका, अगर अभी आप किसी भी कोशिका को अति पराशरी विलयन में डालोगे तो कोशिका के अंदर से जल बाहर चला जाएगा, और जल बाहर चला जाएगा तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद है प्लाज्मा झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड अतः प्रोटीन की बनी होती है, लचीली होती है। अगर आपको पूछ लेता है कोई भी कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है तो ये लिपिड यानी वसा, लिपिड यानी वसा तथा प्रोटीन की बनी होती है। और ये कैसी होती है? लचीली, इसमें लचीलापन होता है। उसके बाद है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली द्वारा अपने बाह्य वातावरण से
भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। यानी एंडोसाइटोसिस किसे कहा जाता है? कोशिका झिल्ली द्वारा। एंडोसाइटोसिस किसे कहा जाता है? कोशिका झिल्ली द्वारा जो पदार्थ अंदर लिए जा रहे हैं, वातावरण से अंदर लिए जा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। ठीक है। उसके बाद आता है कोशिका भित्ति। इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे नोट करें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।